हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है एग्रीवेट क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं नेमरा बंजारा। दोस्तों, आज आपके साथ पेपर सॉल्यूशन लेकर आए हैं 2021 का एनाटॉमी का। तो ये फर्स्ट ईयर का पेपर सॉल्यूशन रहने वाला है। इससे पहले हमने गायनेकोलॉजी और सर्जरी का सेकेंड ईयर का पेपर सॉल्यूशन करवाया था और फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी का करवाया था। आज हम सेकंड पेपर है फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी का, वो सॉल्यूशन कराएंगे। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। कल आपके फर्स्ट जो एनाटॉमी का एग्ज़ाम है आपके, तो इसके लिए आप अच्छे से रिवीजन करके जाइए। आपको जब बार बार रिवीजन करेंगे तो ही फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा कोई मतलब है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ये पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। इस पीडीएफ को 2-3 बार आप रिवीजन कर ले और एक बार वीडियो को देख ले, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा और आपके लगभग हुबहू क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे आपके कल एग्ज़ाम में। चलिए हम शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपका 2021 का ये एनाटॉमी का पेपर है। चलिए शुरू करें। पहला है खाली जगह वाले 10 आपके खाली जगह आएगी और 10 क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर का आएंगे, जिसमें से 5 करने रहते हैं आपके। और 8 क्वेश्चन है वो 2.5 नंबर के रहते हैं और 2 क्वेश्चन है वो 5-5 नंबर के रहते हैं। ठीक है ना। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है रिक्त स्थान की मुर्गी में खाली जगह तरफ के गर्भाशय व गर्भनाल क्रियाशील होते हैं, तो कौन सी होती हैं? तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है वो है बाई या लेफ्ट साइड। कौन सी? लेफ्ट साइड है वो मुर्गी में लेफ्ट तरफ के गर्भाशय व गर्भनाल क्रियाशील होते हैं। और मुर्गी में एक ही होते हैं गर्भाशय, तो उसमें एक ही यूट्राइन हॉर्न है वो क्रियाशील होते हैं, दूसरा वो राइट साइड का होता ही नहीं है, क्रियाशील भी नहीं होता है। ये आपके 2025 में एग्ज़ाम हुआ था इसका एलएसए का, उसमें ये सवाल पूछा गया था। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन है आपके सामने कि घोड़े का दाहिने वर्ग का आकार खाली जगह होता है, तो दाहिने वर्ग का आकार है वो कौन सा होता है? तो दाहिने वर्ग के आकार की बात करें तो वो कौन सा होता है? हार्ट शेप, हृदय के समान, हार्ट ऐसे शेप है ना, शेपेड। ठीक है, हृदय के आकार का होता है, हृदय आकार कह सकते हैं या हार्ट शेप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने खाली जगह का है कि खाली जगह में पित्ताशय अनुपस्थित होता है, तो किस जानवर में वो पित्ताशय अनुपस्थित होता है? तो किस जानवर में पित्ताशय वो अनुपस्थित होता है? तो इसकी बात करें तो किस में होता है? हॉर्स में, घोड़े में। ठीक है ना, पित्ताशय वो अनुपस्थित होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपके सामने है कि खाली जगह के गर्भाशय में मांसाकुर पाए जाते हैं, तो किस में है वो मांसाकुर पाए जाते हैं? तो बात करें इसके आंसर की तो आंसर है इसका गाय। क्या है? गाय। ठीक है, काऊ। और अगला क्वेश्चन है मांसाकुर किसे कहते हैं? तो मांसाकुर की बात करें तो किससे कहते हैं? इसका आंसर आप बताइए। यूट्राइन जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा को मां कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि खाली जगह शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन सी है? ये क्वेश्चन पहले भी आपके फिजियोलॉजी में आ रखा था, हमने वहाँ पे डिस्कशन किया था। तो शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि की बात करें तो आपके सामने है कौन सी है? आप आंसर जरूर दें। तो इसका आंसर होगा 5 का आंसर क्या है? पलिया। कौन सी है? स्प्लम, पलिया। ठीक है ना। सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कह दो या स्प्रिम। कौन सी? स्प्ले। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि बैल की गिरवा की द्वितीय कसरुक खाली जगह को कहते हैं। बैल की द्वितीय कसरुक को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जो 2 नंबर की आपके कसरुकाएं होती हैं एक्सियल, क्या कहते हैं? एक्सियल। पहली होती है एटलस, दूसरी होती है एक्सियल। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि बैल के उदर का सबसे बड़ा
प्रकोष्ठ खाली जगह होता है। तो बेल के उदर का सबसे बड़ा प्रकोष्ठ कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? तो आपके सामने आंसर इसका क्या होगा? रुमन। क्या होगा? रुमन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो खाली जगह की शरीर की सबसे बड़ी लसिकाकार अस्थि होती है। तो कौन सी होती है सबसे बड़ी लसिकाकार अस्थि? तो एक मिनट, तो शरीर की सबसे बड़ी बड़ी तलिकाकार अस्थि कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? तो इसके आंसर की बात करें, 8वें का आंसर क्या होगा? तलिकाकार अस्थि की बात कर रहे हैं तो सब शरीर की सबसे बड़ी तलिकार है ना अस्थि कौन सी होती है? वो होती है आपके पटेला। कौन सी? पटेला। ठीक है, पटेला होती है। अगले क्वेश्चन आपके सामने है कि खाली जगह के, एक मिनट, इसमें थोड़ा क्वेश्चन क्या है, खाली जगह शिक्षाणु अस्थि उपस्थित होती है। शिक्षण अस्थि किस में उपस्थित होती है? हाँ, खाली जगह के शिक्षण में शिक्षणाणु अस्थि उपस्थित होती है। तो किस में उपस्थित होती है? वो आपके शिक्षण में उपस्थित होती है, वो है कुत्ता। कौन सा है? कुत्ता। कुत्ते के शिक्षण में है वो आपके अस्थि उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऐसा जोड़ जिसमें दो समान आकार के अर्ध भाग आपस में मिलते हैं तो खाली जगह कहलाते हैं। ऐसा जोड़ जिसमें दो समान आकार के अर्ध भाग आपस में मिलते हैं तो क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहते हैं? सिम्पाइसिस। क्या कहते हैं? दो समान भाग का जो आपस में जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सिम्पाइसिस। ठीक है ना। ये कहाँ पे होती है? एक तो आपके मेडुबल जो जबड़ा होता है, दोनों को मेडुबल हड्डियां बीच में जुड़ती है तो वहाँ पे सिम्पाइसिस होता है। और ये पेल्विक हड्डियां आपके जो हिप बोन में पेल्विक बोन होती है वहाँ जुड़ते हैं तो दोनों के बीच में कौन सा जॉइंट होता है? तो उसे सिम्पाइसिस बोन भाग कहते हैं। ठीक है, जुड़ने वाले भाग को क्या कहते हैं? सिम्पाइसिस। अगले क्वेश्चन है आपके सामने, तो अगला क्वेश्चन आपके जो दो नंबर के 5 क्वेश्चन करने रहते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। तो उसके बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि शरीर रचना किसे कहते हैं, यानी आपके एनाटॉमी किसे कहते हैं? एनाटॉमी किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान या पशु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शरीर के आंतरिक बाह्य संरचना तथा उनमें उपस्थित विभिन्न अंगों के आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है उसे एनाटॉमी कहा जाता है। एनाटॉमी को इसे कहते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शरीर के आंतरिक और बाह्य संरचना तथा उनमें विभिन्न अंगों के आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है उसे एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि लेरेक्स किसे कहते हैं? लेरेक्स यानी कंठ तो किसमें उपस्थित होते हैं? तो लेरेक्स की बात कहते हैं तो श्वसन तंत्र का ये मुख्य भाग जो ग्रसिका यानी फेरेक्स को श्वसन नलिका यानी ट्रेंच से जोड़ता है। फेरेक्स को ट्रेंच से जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? लेरेक्स। इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि ये ध्वनि उत्पन्न करता है। लेरेक्स है वो पशुओं में आपके ध्वनि उत्पन्न करता है और सेरेक्स है वो आपके पक्षियों में ध्वनि उत्पन्न करता है। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन है आपके सामने कि गिजार्ड यानी पेशनी किसे कहते हैं? गिजार्ड किसे कहते हैं? तो गिजार्ड की बात करें तो इसका आंसर क्या है? गिजार्ड क्या है? तो पक्षियों और कुछ कीड़ों के पाचन तंत्र में पाए जाने वाले एक अत्यधिक मांसपेशियों वाला थैलीनुमा अंग जो खाए गए भोजन यानी अनाज या कंकड़ को पीसने और बारीक करने का कार्य करता है उसे गिजार्ड कहते हैं। तो इसे सत्यामसी भी कहते हैं। पक्षियों का सत्यामसी किसे कहते हैं? गिजार्ड को कहते हैं। अगले क्वेश्चन है आपके सामने कि बेल का कसूर का सूत्र वर्टिबल फॉर्मूला ऑफ ऑक्स किसे है? क्या है? तो वर्टिबल फॉर्मूला ऑक्स की बात करें तो आपके सामने है कि
बैल या ऑक्स या कैटल की रीढ़ की हड्डी में उपस्थित कशेरुकाएं वर्टिब्रस की निश्चित संख्या को दर्शाने वाला सूत्र होता है, उसे वर्टिब्रल फॉर्मूला कहते हैं। तो वर्टिब्रल फॉर्मूला की बात करें C7 T13 L6 S5 और कोक्सियल है CY 18 से 20। इसकी बात करें तो सातों आपके गर्दन में जो हड्डी होती है सर्वाइकल, उसके सभी जानवरों में 7 ही हड्डी होती है। ठीक है, जानवरों की बात करें, पक्षी में मुर्गी में 14 होती है, बाकी सभी जानवरों में गर्दन में 7 हड्डी होती है। थोरेक्सिक की बात करें तो रुमंती जानवरों में तो 13 होती है और इसमें घोड़े में 14 होती है आपके। अगले किस्म के सॉरी और सर्वाइकल थोरेक्सिक लंबर की बात करें तो लंबर है वो रुमंती जानवरों में 6 हड्डी पाई जाती है। और सेक्रल की बात करें तो सेक्रल है वो 5 पाई जाती है। कोक्सियल में 18 से 20 या कह सकते हैं 18 से 24 हड्डी पाई जाती है। ठीक है ना, आप इससे ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। वर्टिब्रल फॉर्मूला रुमंती जानवरों का वर्टिब्रल फॉर्मूला है, ये सभी रुमंती जानवरों का एक ही होता है, आप ये भी ध्यान रख लें। किसका भी पूछ सकता है इसमें कि भेड़ का बता दो, बकरी का बता दो, गाय का बता दो, भैंस का बता दो, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन सब का सेम ही होता है रुमंती जानवरों का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रेंचिया किसे कहते हैं, यानी श्वसन नली। श्वसन नली की बात करें तो आपके सामने आंसर है कि श्वसन तंत्र की एक मुख्य नलिकाकार संरचना है जो कंठ यानी लेरेक्स से शुरू होकर फेफड़ों ब्रांचियल तक जाती है। ये हवा को फेफड़ों के अंदर और बाहर ले जाने का मार्ग प्रदान करती है, उसे क्या कहते हैं, श्वसन नली कहते हैं, ट्रेंचिया कहते हैं। ठीक है ना, जो हवा को अंदर या बाहर करने का कार्य करती है वो श्वसन नली करती है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो नलिका संरचना होती है जो कंठ यानी लेरेक्स से शुरू होकर ब्रोंचिया, जो हमने पिछली क्लास हुई थी फिजियोलॉजी की, उसमें बात की थी, जो फेफड़ों का डायग्राम पढ़ा था हमने, सॉरी हाँ, उसमें हमने बात की थी इसकी। तो ब्रांच किसे कहते हैं। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन है आपके सामने कि कब्ज या संधि हिंग जॉइंट किसे कहते हैं। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंग जॉइंट किसे कहते हैं, कब्जा कैसे कहते हैं, अलग अलग जॉइंट के प्रकार होते हैं, तो उसके जॉइंट का एक काफ़ी सवाल आता है। आप एक विशेष सवाल ये भी याद रखेंगे कि आपके एक सवाल ये फिक्स आएगा कि अगले पैर में कौन कौन से जॉइंट होते हैं, या फिर बोलेंगे कि आपके स्केपुला और ह्यूमरस के बीच, या फिर ह्यूमरस और रेडियस अल्ला के बीच कौन कौन से जॉइंट होते हैं, कार्पल के बीच में, या कुछ भी पूछ सकता है। जॉइंट का एक विशेष ध्यान रखेंगे आप कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो फिक्स है आने ही है। ठीक है ना, तो हिंग जॉइंट किसे कहते हैं। हिंग जॉइंट की बात करें तो एक प्रकार का गतिशील जॉइंट साइनोवियल जॉइंट है जो केवल एक ही दिशा या एक ही प्लेन तल में गति करने की अनुमति देता है। जैसे दरवाजा खुलता है अंदर की ओर और फिर लॉक बाहर के मतलब वापस उसी दिशा में, उससे अधिक नहीं जाता है और उससे अंदर भी ज़्यादा नहीं जाता है, बाहर भी ज़्यादा नहीं, एक निश्चित सीमा होती है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। इसी प्रकार जैसे हम कोनी खोलते हैं तो 90 डिग्री के बराबर खुलती है और वापस बंद हो जाती है। ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं खुलती है, इससे ही आप कहते हैं कि हिंग जॉइंट कहते हैं। जो दरवाजे की आपके जो लॉक लगा रहता है, दरवाजे पे जो हिंग लगे रहते हैं दरवाजे को मजबूत करने के लिए, वहाँ पे आपकी कील लगी रहती है, जिसे जॉइंट आपके आप यहाँ देख सकते हो कि खुलता है और बंद होता है। इससे अधिक नहीं खुलता, यहाँ पे अड़ जाएगा, इससे अधिक नहीं खुलेगा। तो एक निश्चित आकार होता है, निश्चित सीमा होती है, उससे अधिक नहीं खुलता है, उससे ही आप हिंग जॉइंट कह सकते हैं। उदाहरण की बात करें तो आपके सामने है कि कोनी एल्बो का जॉइंट है और नी जॉइंट है जो घुटने का है, आपके नी जॉइंट है और एल्बो जॉइंट है, ये दोनों हैं जो हिंग जॉइंट के अंतर्गत उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विली किसे कहे या रसांकुर किसे कहते हैं। रसांकुर की बात करें तो आपके सामने रसांकुर की बात करें, छोटी आंत स्मॉल इंटरसी जो आंत होती है कि छोटी आंत की
दीवारों पर पाई जाने वाली उंगली जैसी सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। यहाँ आप देख सकते हो डायग्राम में भी कि उंगली समान छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, उसे विली कहते हैं। ये आंत के अवशोषण क्षेत्र यानी क्षेत्र को बढ़ाता है ताकि पचे हुए भोजन के पोषण तत्वों को अवशोषित तेजी से हो सके। इसका कार्य की बात करें तो ये जो छोटी आंत पाचन का कार्य करती हैं, तो पाचन हुए भोजन को अवशोषित करके पचे हुए भोजन को अवशोषित करने का कार्य करती हैं, जिसे अवशोषित तेजी से हो सके, भोजन आगे जाता है तो धीरे धीरे जाए और अवशोषण की गति बढ़ा सके। ये उंगलियों के समान होती हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि डायग्राम में भी बताया हुआ है कि किस प्रकार ये होता है, आप यहाँ भी देख सकते हो, ठीक है ना। ये उंगलियों के समान होती है, विली कहते हैं। आगे बात करें इसोफेगस किसे कहते हैं, गर्सिका किसे कहते हैं। गर्सिका की बात करें तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जानवरों और ह्यूमन में पाचन तंत्र है वो सेम पढ़ाया जाता है लगभग, ठीक है ना। एक तो मतलब आमाशय के बाद में चेंज होता है, तो उससे पहले पाचन तंत्र है वो ह्यूमन और एनिमल्स में सेम ही रहता है। आगे बात करें तो आपके सामने है कि पाचन गर्सिका इसोफेगस किसे कहते हैं। पाचन तंत्र का एक पेशीय मार्ग यानी भोजन नली जो गर्सिका फेरेंक्स को आमाशय यानी स्टोमस से जोड़ने का कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं, इसोफेगस कहते हैं। इससे कर्मकुंच गति द्वारा भोजन को पेट तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो क्या होता है कि आपका कर्मकुंचन गति की बात करें कि आपकी यहाँ भोजन था, ठीक है, यहाँ पे संकुचन हुआ तो भोजन आगे सिर का, फिर यहाँ पे भोजन है तो यहाँ से आगे सिर के यहाँ संकुचन होगा, फिर आगे भोजन बढ़ा और संकुचन, यूं यूं वो संकुचन करती जाएगी इसोफेगस, तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आपके भोजन जो स्टोमक में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो गर्सिका फेरेंक्स है, यहाँ से भोजन को ग्रहण किया, दांतों में पचाया, फिर इसोफेगस में आ गया। इसोफेगस में कर्मकुंचन गति होती है, फिर आप भोजन आगे बढ़ता रहता है, आमाशय में पहुंच जाएगा, स्टोमक में पहुंच जाएगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसोफेगस कहते हैं। अगले क्वेश्चन है आपके सामने कि यूट्रस यानी मूत्रवाहिनियाँ, यूट्रस किसे कहते हैं। यूट्रस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि यूट्रस यानी मूत्रवाहिनियाँ, यूट्रेटर है ना। यूट्रेटर की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि पेशी से बनी, पेशी जो मांसपेशियाँ होती है, पेशी से बनी दो पतली नलिकाएं जो प्रत्येक गुर्दा यानी किडनी से निकल के मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर तक जाती है, ठीक है। इसकी बात करें जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ गुर्दा यानी किडनी से निकलती है यहाँ दोनों तरफ से यूट्रस, और सीधे आपके यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पे आपके जाके खुलती है। तो इनका मुख्य कार्य क्या होता है, छानने गए मूत्र को गुर्दा से मूत्राशय तक पहुंचाने का कार्य यूट्रस यानी मूत्रवाहिनी करती है। जैसे गुर्दे में आपके ब्लड को, पानी को छान के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको यूट्रस यानी मूत्रवाहिनी के द्वारा यूट्राइन ब्लैडर में छोड़ा जाता है या ले जाया जाता है, तो उसका मुख्य कार्य होता है अपशिष्ट पदार्थों को ले जाना, ठीक है, गुर्दे से मूत्राशय तक। पेशी से बनी दो पतली नलिकाएं, आप यहाँ देख सकते दो पतली नलिकाएं होती हैं जो प्रत्येक किडनी से निकल कर मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर तक जाती है, उसे मूत्रवाहिनी यूट्रेटर कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तो ये बड़े वाले क्वेश्चन आ गए आपके सामने। ये बड़े वाले क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके 2.5 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने रहते हैं जो 10 नंबर के हो जाएंगे। आपके 10 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 में से 4 करने रहते हैं आपको, और जो 2 नंबर के हैं वो 10 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 5 करने रहते हैं, और 10 है वो खाली जगह आती हैं, और 4 क्वेश्चन आते हैं बड़े वाले जिसमें से 2 करने रहते हैं जो 5-5 नंबर के। टोटल आपके कितने नंबर का 40 नंबर का पेपर होता है, 40 नंबर का प्रैक्टिकल होता है,
और 20 नंबर का आपके वाइवा होता है, ठीक है ना। ये बड़े वाले क्वेश्चन की बात करें तो आपके सामने है कि बैल एवं घोड़े के कार्पल का विन्यास कीजिए। अरेंजमेंट ऑफ कार्पल्स इन ऑक्स एंड हॉर्स किसे कहते हैं? तो इसके आंसर की बात करें तो आंसर आपके सामने है। तो आंसर क्या है वो आप यहाँ देख सकते हो कि कार्पल अस्थियाँ कार्पल्स बोन अग्रपाद यानी फोर लिम्ब्स के कालई वाले भाग का निर्माण करती हैं। यहाँ पे दो पंक्ति यानी प्रोक्सिमल एंड डिस्टल में उपस्थित होती हैं। आपने क्लास से अच्छे से ली होगी तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझा होगा, ठीक है। तो अभी मैं एक बार ये डायग्राम बना हुआ है हमारे पास, तो डायग्राम के थ्रू आपको समझा दें कि क्या होती हैं कार्पल्स जॉइंट में हड्डियाँ पाई जाती हैं उनके। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये रेडियल, ये अल्ना हड्डी है और ये मेटाकार्पल हड्डी है। इनके बीच में जो कार्पल जॉइंट पाए जाते हैं कार्पल्स बोन होती हैं, उनको ही आप क्या कहते हैं कार्पल्स का विन्यास कह सकते हो, ठीक है। किस क्रम में रहती है, कितनी हड्डियां होती है, तो आप यहाँ देख सकते हो। कुल कार्पल्स में अस्थियों की बात करें तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, रुमंती जानवर हैं उनमें तो 6 रहती है। ये रुमंती जानवर घोड़े में तो 7 या 8 रहती है। किसमें? हॉर्स में 7 या 8। रुमंती जानवरों की बात करें तो 6 रहती है। ऑक्स की बात हो रही है यहाँ पे तो कितनी होगी? 6 होगी। किस क्रम में रहेगी तो आप यहाँ देख सकते हो कि किस क्रम में रहेगी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 2 बोन्स हैं वो आपके की बात करें तो रेडियस से 2 बोन्स जुड़ी रहती हैं और अल्ना से 2 बोन्स, 4 हो गई। और फिर रेडियस और मेटाकार्पल से 1 जुड़ी रहेगी और एक मतलब मेटाकार्पल से छोटी छोटी बोन्स में विभाजित रहता है तो उनके बीच से 2 बोन्स रहेगी, C1 C2 और C4। इस क्रम में कि सूत्र दे रखा है वापस से कि CR, C1, CU, CA इस नाम से भी जानी जाती हैं। आप यहाँ सीधा याद रख सकते हो RIU 1 बट्टा C1 2 प्लस 3 C4 इस नाम से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया। तो मैं आपको एक बार थ्योरी पढ़ के बता देता हूँ कि सीमावर्तीय पंक्तियाँ 4 हड्डियाँ होती हैं। रेडियस कार्पल यानी CR में कितनी बोन्स होगी? CR में 2 बोन्स होगी। इंटरनल कार्पल से C1 में 1 है। यूरिनल कार्पल है उसमें U है, U के नाम से भी जाना जाता है यून। और एसेंबली कार्पल है उससे 1 के नाम से भी जाना जाता है, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है ना। और आगे बात करें तो डिस्टियल की बात करें, प्रोक्सिमल ऊपर की तरफ, डिस्टियल नीचे की तरफ है। तो केवल इसमें 2 हड्डियाँ होती हैं। फर्स्ट कार्पल्स हैं C1 अनुपस्थित होता है और सेकेंडरी और थर्ड में आपस में जुड़कर 1 हो जाती है जिसे C2 व C3 कहते हैं। और C1 एब्सेंट होती है, C1 व C2 तो 3 हो जाएगी और सेकेंड और थर्ड आपस में जुड़कर तो ये C2 C3 हो जाएगी और फोर्थ होगी C4 अलग रहती है, ठीक है। ये तो होगी ऑक्स की बात। आगे हम बात करेंगे हॉर्स की बात। हॉर्स में कुल 7 या 8 होती है जिसमें रेडियस कार्पल्स CR, इंटरमीडियल कार्पल है बीच वाली वो C1, CI की इंटरनल I, ठीक है। यूरिनल कार्पल की बात करें बाहर की तरफ है CU और असेंबली कार्पल की बात करें CA, ठीक है। तो ये तो हो गई। और इसे डिस्टिल यानी 3 या 4 हड्डियाँ होती हैं। फर्स्ट कार्पल है C1 बहुत छोटी या अक्सर अनुपस्थित होती है। सेकेंडरी C2, थर्ड होगी C3, फोर्थ होगी C4 जो पूरी तरह से अलग अलग और विकसित होती है। ये आप यहाँ देख सकते हो कि अलग अलग यहाँ पे दे रखा है आपके सूत्र।
तो आप यह नोट में एक चीज़ याद रखेंगे कि घोड़े में फर्स्ट कार्पल C1 है, बहुत छोटी होने के कारण अक्सर दिखाई नहीं देती है या अनुपस्थित हो सकती है। इसीलिए कुल कार्पल्स की अस्थियों की बात करें तो 7, जो छोटी बाउंस है उसे ध्यान में नहीं रखें तब तो 7 हो गए, उसे ध्यान में रखें तो 8 होगी। आप ये विशेष ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि आप यहाँ अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, वर्षण रज्जु की संगठन संरचनाएं। कंटेंट ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड के संरचना के बारे में बात करनी है। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड की बात करें तो वर्षण स्पर्मेटिक कॉर्ड नर जनन तंत्र की संरचना है जो वर्षण टेस्टिस को उदर गुहा एब्डोमेन कैविटी से जोड़ती है। ठीक है ना, आप ये ध्यान रखेंगे कि ये क्या होती है। स्पर्मेटिक कॉर्ड जो नर जनन तंत्र की एक संरचना है जो टेस्टिस को उदर गुहानी एब्डोमेनल कैविटी से जोड़ती है। आप यहाँ देख सकते हो कि ये डायग्राम में भी समझाए गए हैं कि किस तरह स्पर्मेटिक कॉर्ड है। वो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है आपके जो एब्डोमेनल कैविटी से जोड़ती हैं। आप ये ध्यान रखेंगे। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड की मुख्य संरचना की बात करें, संगठन संरचना की बात करें तो ये आपके सामने है कि कितने प्रकार की होती है। तो ये 7 प्रकार के विभाजित किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि पहला है शुक्रवाहिनी। ठीक है, पहली कौन सी होती है? शुक्रवाहिनी। आप यहाँ डस्टेड डिफेंस ऑफ शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी की बात करें तो क्या होती है? ये शुक्राणु यानी स्पर्म को एक एपिडीमिस से यूरेक्सा तक ले जाती है। इसकी बात करें तो ये शुक्रवाहिनी है, यहाँ से निकलती है और शुक्राणु को एपिडीमिस से यूरेक्सा तक ले जाती हैं। ठीक है ना। फिर है दूसरी टेस्टिकुलर आर्टरी, वर्षण धमनी। वर्षण को ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त पहुंचाती है। वो कौन से पहुंचाएगी? टेस्टिकुलर आर्टरी। अगला है आपके सामने डायग्राम में, आप यहाँ देख सकते हो कि अच्छे से समझाया गया है तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, पेमा पेमिनरी निफोरम प्लस है। इसकी बात करें तो ये टेस्टिकुलर यानी वेनस का एक जाल होता है जो तापमान को नियंत्रण करता है। आप इसमें ध्यान रखेंगे कि ये क्या होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो परत होती है इसमें ब्लड जैसे गुजरता है तो ये इधर से ट्रांसफर होती हैं। तो जैसे ब्लड का मतलब टेस्टी का जो टेम्परेचर होता है वो शरीर से 3 से 4 डिग्री कम रहता है। जो ब्लड शरीर से आएगा तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ से ये अवशोषित जो ब्लड आता है तो उसमें से टेम्परेचर को अवशोषित कर लिया जाता है और वापस भेज दिया जाता है गर्म। ये एक्सचेंज करती है। ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये टेस्टिकुलर वेन वेनिस का एक जाल होता है जो तापमान को नियंत्रण करता है। कंटेंट करंट हेट एक्सचेंज यानी नियंत्रण करने का कार्य करता है। जैसे ब्लड नीचे आता है तो उसे ठंडा करके हल्का टेम्परेचर कम करके फिर इसमें टेस्टिस में भेजा जाता है और जो ब्लड वापस जाता है टेस्टिस से शुद्ध शरीर में वापस, तो उसमें हीट को उसमें छोड़ दिया जाता है जो वो वापस शरीर में चली जाती है। ठीक है ना। तो टेम्परेचर से मेंटेन रहता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि लसिका वाहिका किसे कहते हैं? वो आगे प्रक्रिया है। वही क्वेश्चन है तो बड़ा हो गया तो स्लाइड में माया नहीं, तो हमने 2 स्लाइड बना दिए कि क्वेश्चन की। लंपिक वेसल लसिका वाहिकी किसे कहते हैं? वसन से लसिका द्रव्य को ड्रेन करती है। यहाँ पे देख सकते हो कि वसिका से द्रव्य को ड्रेन करती है। स्वायत्तिक तंत्रिका ऑटोमेटिक नर्वस किसे कहते हैं? इसकी बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो वर्षण के कार्यों को नियंत्रण करने वाली तंत्रिका होती है, उसे ऑटोमेटिक नर्वस कहते हैं। फिर है इंटरनल क्रमोसेट मांसपेशी, कॉमेसर मांसपेशी किसे कहते हैं? ये वर्षण को ऊपर नीचे खींचने में मदद करती है और ये प्रोटेक्ट करती है। वेस्ट्रल परत, ये पूरी संरचना को ढकने वाली सीरम झिल्ली होती है। ये जो पूरी संरचना को कवर करती है ये तो आ गई आपके विसल परत ट्रेनिस वेन। ठीक है। और
इंटरनल क्रमेस्टर मांसपेशी की बात करें तो इसके बीच में जो मांसपेशी होती है वे है, और ऑटोमेटिक वाली ये है लिम्फिक साइट इसमें बीच में होती है। ठीक है, आप ये ऐसे डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ सकते हो, अच्छे से अलग अलग डायग्राम के थ्रू आपको बेहतर समझ में आए, इसके लिए हमने अच्छे से एग्जाम्पल बताए हैं। आगे नोट की बात करें तो उपयुक्त संरचना वसन रज्जु के भीतर स्थित होते हैं, जो वसन के पोषण, सुरक्षा, तापमान नियंत्रण एवं कार्यों को नियमित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बेर की छोटी आंत स्मॉल इंटेंसिव ऑफ ऑक्सेव किसे कहते हैं? तो आपको अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू डायग्राम बताए हुए हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेल या रूमेंटिन जानवरों की छोटी आंत भोजन के पाचन और अवशोषण का मुख्य केंद्र है। इसकी लंबाई लगभग 40 से 45 मीटर होती है और इसके 3 मुख्य भाग में विभाजित किया जाता है। इसके 3 भाग होते हैं, डोडिनम, जुजुनम, इलियम। ठीक है, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। डोडिनम ये छोटे आंत का सबसे पहला और छोटा लगभग 1 मीटर का भाग है। ये यू या एस आकार का लूप बना होता है। इसके में पीत नली यानी ब्लाइड डक्ट और अग्नाशय नली पेनिट्रेटिव डक्ट आकर खुलती है। ठीक है, दोनों नलिकाएं पीताशय और अग्नाशय की आकर खुलती है। किसमें? डुड्यूनम में। जुजुनम की बात करें, ये छोटे आंत का सबसे लंबा भाग है। सबसे छोटे आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? वो है आपके जुजुनम और सबसे छोटा इलियम। ठीक है, जुजुनम की बात करें, छोटा आंत का सबसे लंबा भाग है। ये पेट के दाहिने हिस्से में एक बड़े जाल के सहारे लूप्स के रूप में लटका रहता है। पोषण तत्वों का अधिकतम अवशोषण यही होता है। आप यहाँ देख सकते हो कि जाल के रूप में ये छाया हुआ है, वो जुजुनम है। ठीक है, इलियम की बात करें, ये छोटी आंत का अंतिम या छोटा भाग है। बड़ी आंत के सिकम और कोलन के जोड़ पर जाकर समाप्त हो जाती है। इसकी दीवार में पेस्ट मसल पाई जाती है। आप यहाँ देख सकते हो, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए आपको शॉर्ट में समझाया जाता है। छोटी आंत में पित्त, लिवर से बना पित्त रस और अग्नाशय से बना अग्नाशय रस मिलकर भोजन के रासायनिक पाचन में सहायता करते हैं तथा इसके विली के माध्यम से पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। विलीन होता है तभी अवशोषण होता है पोषक तत्व, अच्छे से पाचन हो सके। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से सीधे शॉर्ट में समझा रहे हैं आपको। बेल की सहायक यौन ग्रंथियां कौन सी हैं? सेक्स ग्लैंड्स ऑफ ऑक्स कौन सी हैं? तो आप यहाँ देख सकते हो, इम्पुला शुक्राणु ग्रंथिका और पुरुष ग्रंथिका प्रोस्टेट ग्लैंड्स और बल्यूर कॉव्स और ग्लैंड्स। ठीक है, आप यहाँ अच्छे से देख लेना। मैं ये पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप एग्रीवेट क्लासेज है उस पर अपलोड कर दूंगा और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिस पे जाके आप पीडीएफ को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, एक बार रिवीजन कर ले अच्छे से। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बेल के पक्षपात के स्थितियों के क्रमवेज। पहले हमने बात की पक्षवेज, तो ये क्वेश्चन आ गया और ये भी क्वेश्चन सेम आपको रिपीट देखने को मिलेगा। पक्षपात की अस्थियों की बात करें तो पेल्विस ग्लैंड है, उसमें पेल्विक ग्लैंड्स, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल बोन्स, मेटाटार्सल बोन, फ्लेंजेस, ये आपके जो क्रमवाइज हैं दे रखी है, आप अच्छे से समझ सकते हो। सीधा शॉर्ट है, आप इसमें समझाने की कोई है नहीं। जो बोन्स है उसको क्रमवाइज व्यवस्थित करना है और उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है आपके सामने, बेल या घोड़े का दंत सूत्र। बेल में दंत सूत्र की बात करें तो बेल का दंत सूत्र है वो 32 होते हैं बेल में, घोड़े में 40 या 42 होता है। 40 तो घोड़ी में होते हैं और घोड़े में 42 दांत होते हैं। ठीक है, आप यहाँ डेंटल फॉर्मूला दे रखा है तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप यहाँ देख लें एक बार। ठीक है, और अगले की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है आपके लिगामेंट नोचिया। ये आप यहाँ देख सकते हो, लोचिया कहाँ पे होते हैं? गर्दन पे मजबूत मसल्स या लिगामेंट्स पाए जाते हैं, उसे लिगामेंट नोचिया कहते हैं। आप अच्छे से देख सकते हो। तो
समझने की इसकी बात है नहीं। गर्दन पे मजबूत लिगामेंट पाया जाता है, उसे लिगामेंट नोचे कहते हैं। इसके कार्य क्या होता है, बैल में वजन को सेंस कर सकें। बैलगाड़ी जो बैल पे, ठीक है ना, अलग अलग भाग होते हैं इसका, आप यहाँ देख लें, ठीक है। घोड़े की सेक्रम के बारे में बात करें तो ये सेक्रम के बारे में दे रखा है। रीढ़ की हड्डी का वे हिस्सा जो पेल्विक ग्लैंड्स के साथ जुड़कर पेल्विस रूप बनाता है। छत का कार्य करता है कौन, सेक्रम। किसका, पेल्विक गडल है, पेल्विस है, उस पे पाई जाने वाली हड्डी को सेक्रम कहते हैं, जो छत का कार्य करता है। ये आप यहाँ अच्छे से देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। और ये हमारी लास्ट रिलेटेड रहेगी। और जो 2 क्वेश्चन है 5-5 नंबर वाले, वो हमने सोल्व करवाए नहीं, आपको पीडीएफ उसकी उपलब्ध करा देंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एग्रीवेट, उस पर ज्वाइन हो जाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगला हम क्रम वाइज आपके जो पेपर्स होंगे उसके हिसाब से वीडियो टाइम से अपलोड कर दें। आज थोड़ा देरी हो गई, जिसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर कर लें और हमारी यूट्यूब चैनल एग्रीवेट क्लासेज है उसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।